देखो प्रेशर वेरिएशन वाले टॉपिक के बाद ना अभी इसको आज करेंगे, ये भी रिवीजन मोड में ही चलेंगे। और आज जिन कंसेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स को लेकर के हैं। तो फोर्स कैलकुलेशंस के जितने भी न्यूमेरिकल फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं से भी अरेंज करो, उनको एक जगह समराइज करते हैं फोर्स कैलकुलेशन। तो इसमें फोर्स कैलकुलेशन वाले में अगर पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर आप एक साथ क्लब करके देखोगे तो फोर्स के जो मेन कॉज है, एक कॉज इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रेशर की वजह से, यानी प्रेशर वाली फोर्सेस कैलकुलेट करने को आएगी। और सेकेंडली जो कॉज आता है वो बेसिकली आप कह सकते हो सरफेस टेंशन, उसकी वजह से क्या फोर्सेस लगेंगी वो कैलकुलेट करने को आता है। तो प्रेशर की वजह से फोर्स कैलकुलेशन ये एक कंसेप्ट रहेगा, और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स का कैलकुलेशन ये हमारा सेकंड कंसेप्ट रहेगा। दो कंसेप्ट ये हो गए। और तीसरा जो मतलब कोई टाइप नहीं है बट थर्ड वाला जिसमें कि हम थोड़ा सा लॉजिक्स यूज करेंगे और बेसिकली आप उसमें एनएलएम का यूज करोगे थर्ड वाले कंसेप्ट में। तो तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है जी। यस सर। तीनों को एक साथ ले लेंगे, मतलब अलग अलग करके। यहाँ पर भी फोर्सेस के कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, यहाँ पर भी फोर्सेस के आते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहाँ एनएलएम वगैरह यूज करने को आएगा। तो पहले हम प्रेशर वाली फोर्सेस की बात कर लेते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेशन करने के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी मैंने सब कैटेगराइज कर रखा है, उसमें फर्दर कैटेगरीज हैं। तो नंबर 1 पे आप लिखोगे फोर्स कैलकुलेशन ऑन अ प्लेन सरफेस। फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस पहला कंसेप्ट क्या बनेगा ये देखो। प्रेशर वाले में दो पार्ट्स आएंगे यार। प्रेशर की वजह से फोर्स कैलकुलेशन के दो कंसेप्ट्स हैं, एक प्लेन सरफेस का कंसेप्ट और एक कर्व सरफेस का कंसेप्ट। तो पहले हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस में। आप डायरेक्ट समरी लिखोगे इसकी, प्रूविंग नहीं कराएंगे यार, फिर बता रहे प्रूफ नहीं देंगे इसमें, चलेगा ना? यस हम सर। सीधे फाइनल रिजल्ट पे देंगे कि फाइनल जिसमें आपको न्यूमेरिकल करना है, बात खत्म हो गई। तो नंबर 1 फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कंसेप्ट आपको लगाना है फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस। लेकिन प्रेशर वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ, प्रेशर वाली फोर्स की बात करोगे और अगर एक प्लेन सरफेस के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो इट इज सिंपली द प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कह लीजिए। प्रेशर ऑन द सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट सरफेस। आज जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से। किसी भी प्लेन सरफेस पर रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, फ्लैट सरफेस होना चाहिए, सर्कुलर हो। फोर्स की वैल्यू उसके सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जितना प्रेशर होगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और रही बात डायरेक्शंस की, तो प्रेशर वाली फोर्स की जो बात करेंगे तो वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो इतना फोर्स दिखाएंगे, और डायरेक्शन जब बात करेंगे तो डायरेक्शन विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहीं पर मैं एफ परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं, याद रखना दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, कैपिटल ए। ठीक है ये चीज बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा खाना करते रहिएगा, कोई आज ही इसको खत्म भी करना है यार, वरना रिवीजन लंबा हो जाएगा। ये सारे आज निपटाने। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस दिखा देते हैं आपको। सबसे स्ट्रेट सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है ये कंटेनर वाला क्वेश्चन आता है। एक कंटेनर है और उसमें लिक्विड फिल कराया गया है, मान लो आप इसमें अप टू सम हाइट मान लिया जाए h। ये विड्थ आप यहाँ कुछ l मान लो, और इसकी एक डायमेंशन बोर्ड के परपेंडिकुलरली है, मतलब इसकी एक डायमेंशन ये ऐसे बोर्ड के परपेंडिकुलर साइड पर है, वो डायमेंशन b है। उसको मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, क्रॉस b। इसका मतलब आप समझो कि क्या है क्रॉस b, आप समझ रहे हो इसका कौन सी डायमेंशन हुई है? यस सर। कौन सी है?
Yes, sir. Weight. Sir, into the pin. मतलब ऐसे जो बाहर की तरफ आएगी, बोर्ड के बाहर। क्विकली आप बताओ इसके बेस पर कितना फोर्स होगा और साइड पर कितना फोर्स होगा डायरेक्टली इसका यूज करते हुए। फटाफट। फोर्स अगर हम इसके बेस पर कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ऑन बेस, कहां पर होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास? जो बेस वाला सरफेस है उसका सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? तो परफेक्टली फ्लैट सरफेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सरफेस, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, उस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इसका मिडिल पॉइंट। और इस पॉइंट पर कितना प्रेशर लग रहा होगा? तो अगर यहाँ पर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए लिखते हो और इस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा तो वो निकाल सकते हैं एच डेप्थ पे। तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस बेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऊपर से एच डिस्टेंस नीचे है तो वहां पर प्रेशर के लिए रो जी एच और ऐड होगा एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द बेस विच विल बी एल, और वो डायमेंशन जो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी बी। चलेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन क्या होगा इसका फटाफट? इस फोर्स की डायरेक्शन मतलब ये लिक्विड बेस के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? Sir, downward direction. डाउनवर्ड या अपवर्ड? Downward. Downward. मैं सोचो बच्चा लोग, फोर्स ऑन दिस साइड वॉल, जो साइड वाली सरफेस है, फोर्स ऑन द साइड सरफेस अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इस साइड सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, साइड वाली वॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी मिडिल पॉइंट कह लीजिए, तो वो ऊपर से h/2 डिस्टेंस पे है। और यहां पर प्रेशर फाइंड करो आप, h/2 डिस्टेंस पर प्रेशर की वैल्यू, तो इट इज सिंपली P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी h/2 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस साइड वॉल जो कि h, और B वाली डायमेंशन जो इसके बाहर आएगी h इंटू बी। ये इसके आंसर हैं। और ये ऑब्वियसली लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लेफ्ट साइड पर। बड़े आगे? Yes, sir. Yes. इसका एग्जांपल है, यही ऑब्जेक्टिव लगाना है बस आपको, मतलब एक तरीके से समरी वाली नोट्स दूंगा। फटाफट एरेज कर दो, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं फिर बढ़ते हैं। मान लो कोई कंटेनर ऐसा है, थोड़ा सा नीचे से उसका जो बेस है वो कुछ टिल्टेड फॉर्म में है, ऐसे करके टिल्टेड फॉर्म है इस तरीके से, और ये डायमेंशन हमारी L1 है, ये डायमेंशन L2 है, ये डायमेंशन मान लिया जाए H1 है और ये डायमेंशन H2 है, और लिक्विड पूरा फिल किया गया इसमें। इसमें भी एक डायमेंशन बोर्ड के परपेंडिकुलरली बी है, क्रॉस बी दिखा रहे हैं, मतलब ये भी एक कंटेनर है बट इसकी तीसरी डायमेंशन इनटू द बोर्ड है, थर्ड डायमेंशन इनटू द बोर्ड। बताइए स्लैंटेड साइड पर कितनी फोर्स लगाओगे? फोर्स ऑन दिस स्लैंटेड सरफेस, इसको थीटा एंगल मान लो। फोर्स बाय द लिक्विड on this slanted surface, on this base, on the H1 surface, on the H2 surface, किसी भी सरफेस पर कैलकुलेट करने को आ सकता है। नंबरिंग करते हैं, अगर H1 से जो सरफेस कंपोज होगा उसको 1 कह दीजिए, L1 से जो सरफेस कंपोज होगा उसको 2 कह दीजिए, L3 से जो सरफेस कंपोज होगा उसको 3 कह रहे हैं और इसको फोर्थ सरफेस। तो सबसे पहले सरफेस 1 का आंसर बताओ। सरफेस 1 के लिए फोर्स की वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो सरफेस 1 के लिए फोर्स की वैल्यू बोलो। Sir, rho g h/2, h1/2. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं करना, मतलब टॉप साइड का प्रेशर 0 मान के चल रहे हो, राइट? तो इसका मिडिल पॉइंट देखो h/2 पे आएगा, रो जी h1/2 और एरिया तो h1 और इनटू द बोर्ड b, मतलब b h1। F2 सरफेस 2 पर कितना फोर्स लिक्विड की वजह से लगेगा?
एक सेकंड बच्चा, आवाज थोड़ी सी क्रैक कर गई। ये तीसरी डायमेंशन जो होगी ना इसमें यार, वो कुछ ऐसी है, मतलब बाकी लोग अगर ना समझ पाए, तो ये थर्ड डायमेंशन कुछ इस तरीके से कंटेनर है ये। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो कि ये अंदर की तरफ बोर्ड के परपेंडिकुलर साइड पर ऐसे b डिस्टेंस जा रहा है, ये ऐसा कुछ करके है ये। अभी कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कैसा, मतलब किस तरीके का बॉक्स है ये? Yes, sir. हाँ, तो इस सरफेस पर क्या फोर्स आएगी? ये वाली, ये जो स्लैंटेड सरफेस है ना, इसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। इस स्लैंटेड सरफेस के ऊपर लिक्विड का फोर्स नेचुरली वो उसके परपेंडिकुलर ही लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फोर्स लिक्विड की वजह से इस वॉल के परपेंडिकुलर आएगी F2, इसमें F1 आएगा, इधर F3, इस साइड F4। अब F2 निकालना है तो भी सेम लॉजिक है यार। रो जी, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ मास यानी मिड पॉइंट है, वो टॉप साइड से कितनी डेप्थ पर होगा आप देख लो, ऊपर से इसकी क्या डेप्थ आएगी। तो ये हो जाएगा H1 plus L1 sin theta by 2। हाँ, डेप्थ चाहिए तो ये डिस्टेंस हमारा हाफ L1 होगा, ये डिस्टेंस L1/2, इधर से भी L1/2, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस L1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो इसका सेंटर ऑफ मास, एक तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने इस स्लैंटेड सरफेस का देखोगे, उसकी टॉप साइड से डेप्थ कैलकुलेट करो, रो जी इंटू वो डेप्थ प्रेशर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्लैंटेड सरफेस L1 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाली डायमेंशन जिसको बी लिख रहे हो आप। बाकी अपने आप देख लो। F3 बताओ, वर्बली बता दो क्या आएगा F3 की वैल्यू, बोलो। ये सबसे आसान केस है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म F3 कैलकुलेट करना है। Rho G H2 इनटू व्हाट, इसका सेंटर ऑफ into मास क्या? L2B. इनटू L2B। और राइट वाले के लिए F4, ये चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। राइट वाले का सेंटर ऑफ मास H2/2 पे होगा, रो जी H2/2 मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया H2 इंटू B। इसमें कोई डाउट हो तो बोले, नहीं तो फिर इस टॉपिक को यहीं से आगे स्किप करेंगे। No, sir. ठीक है, No, बढ़ sir. जाए, ठीक है, आगे बढ़ जाए। Yes sir। Yes sir। तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका ध्यान रखेंगे, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट है। सीधा से जिस प्लेन सरफेस पर फोर्स निकालना है, उसका सेंटर ऑफ मास, उसकी डेप्थ, वहां पर प्रेशर कैलकुलेट करिए और उसको उस सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स उस पर्टिकुलर सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर, उस स्पेसिफिक सरफेस के परपेंडिकुलर। अब आइए, कर्व सरफेस होगा तो क्या करोगे? फोर्स ऑन द कर्व सरफेस। सेकंड कंसेप्ट, फोर्स ऑन द कर्व सरफेस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी फोर्सेस प्रेशर की वजह से होंगी। तो अभी हम ये दो टॉपिक्स अभी टच नहीं कर रहे, मतलब इसके बाद लेंगे। कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? थ्योरी, लॉजिक, मतलब पहले कंसेप्ट प्रेशर यूनिफॉर्म है सर, तो फिर प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे। हाँ, जो आप बोल रहे हो ना, अब हम इसको जनरलाइज, हम सीधा फाइनल लॉक करने जा रहे हैं। आज जो कंसेप्ट है वो लॉक करिए इसको। पूरे कंसेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसको हटाइए वरना ये कंफ्यूज करता रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लिख रहे हैं आप न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट अप्लाई करोगे। कर्व सरफेस के ऊपर फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। किसी भी कर्व सरफेस पर फोर्स निकालनी होगी न्यूमेरिकल्स में, तो दो कंपोनेंट कैलकुलेट करो, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑन एनी कर्व सरफेस इज इक्वल टू वेट, W stand for the weight of fluid above that surface, above surface। स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है, जितना फ्लूइड उस वर्टिकल सरफेस के ऊपर होगा उसका वेट कैलकुलेट कर दो, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली मिल जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑन प्रोजेक्टेड एरिया, फोर्स ऑन प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया
plane projected area projected on a vertical plane, projected on vertical plane. That's all. ये पूरा कंसेप्ट है, इसमें पूरा कंसेप्ट बोल रहा हूँ, कर्व सरफेस का कंप्लीट कंसेप्ट। कंडीशंस कोई भी लगा लो आप इसमें। मतलब आप चाहोगे तो एक पेज पर फोर्सेस के सारे कंसेप्ट्स की थ्योरी आ जाएगी, रिवाइज करने में हेल्प करेगा ये। अभी न्यूमेरिकल से भी समझा रहे हैं। वेट ऑफ फ्लूइड अबव द सरफेस, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द फोर्स ऑन द प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया, और एरिया प्रोजेक्ट करेंगे किसी वर्टिकल सरफेस के ऊपर, एरिया का प्रोजेक्शन ऑन अ वर्टिकल सरफेस। तो एक फिगर बना करके ना, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। एक डायग्राम कॉपी करना है। थोड़ा सा रुकना है, डायग्राम बनाना, उसके बाद आप ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, अब डायग्राम बनाओ। बनाओ डायग्राम इसका। डायग्राम कॉपी कर लेना, फिर बताना, उसमें टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में। जब कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। यस सर, हो गया। हो गया? हो गया। चलिए, तो मतलब आपको क्लियर है कि क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, लेकिन उसमें नीचे क्यूबॉइडिकल बॉक्स में बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पर, राइट साइड एंड राइट बॉटम साइड पर, राइट बॉटम साइड पर एक कर्व सरफेस है इनसाइड में, और ये एक क्वार्टर सर्कुलर है, क्वार्टर सिलेंडर, रेडियस 2 मीटर का। और क्वेश्चन यही है कि जो अंदर लिक्विड फिल करा गया है, उसकी वजह से इस क्वार्टर सिलेंड्रिकल सरफेस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स बाय लिक्विड ऑन दिस क्वार्टर सिलेंड्रिकल सरफेस। कई जगहों पर आप देखोगे, इसका कंसेप्ट मैं बता दूं आपको, आप किसी भी किताब में उठाकर देख लेना, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, इंटीग्रेशन मेथड फॉलो करते लो। और जो तरीके आपको दे रहा हूं उसमें कहीं इंटीग्रेशन नहीं आने वाली, किसी भी न्यूमेरिकल में कैलकुलस यूज नहीं करेंगे हम। सिंगल न्यूमेरिकल नहीं होगा जहां पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम किसी कैलकुलस का यूज करेंगे। सिर्फ इन पे अपना ट्रस्ट रखो, 100% वेरीफाइड रिजल्ट है। स्टार्ट करते हैं इस पे। पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका क्या मतलब है? इस क्वार्टर सिलेंड्रिकल सरफेस का प्रोजेक्शन एरिया एक वर्टिकल साइड पर क्या बनेगा? मतलब ये रेक्टेंगल। हाँ, इसके सामने राइट, इस वर्टिकल सरफेस को आप आगे लेके आओ और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को आगे लेकर के जाओ, तो प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से अब आप कितना इसमें, ये कंसेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है ये आपको पता होगा यार। प्रोजेक्शन का मतलब एरिया का प्रोजेक्शन आपको आइडिया है कि नहीं है? प्रोजेक्शन हमेशा 2D फिगर बनेगी, तो एक 3D ऑब्जेक्ट का किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्शन लोगे तो वो एक 2D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्वार्टर सर्किल का सामने वाली वॉल पर प्रोजेक्शन जो होगा वो ये वाला एरिया बनेगा। बोलिए। यस सर। यस सर।
ओके, अब ये एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है, प्रोजेक्टेड एरिया इज अ प्लेन सरफेस। तो इसमें जस्ट पहले वाला कंसेप्ट, अभी जो प्लेन वाला बताया था आपको वो लगाओ। जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है? प्रोजेक्टेड एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से 6 मीटर पे। ऊपर से 6 मीटर, तो वहां पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा? ऊपर से 6 मीटर पर अगर इस प्रोजेक्टेड एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो वहां पर वैल्यू ऑफ प्रेशर जो निकालोगे, कैलकुलेट करोगे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हिसाब से, तो वो आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कंसीडर करना है तो, और प्लस रो जी, और प्रोजेक्टेड एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से 5 और प्लस हाफ ऑफ 2 1 6 मीटर, और मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्टेड एरिया, मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोजेक्टेड एरिया। ये लेंथ 6 मीटर और ये हाइट 2 मीटर, 12। इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? ये वाली यस Yes, सर। आई समझ में? चलिए, वर्टिकल फोर्स मतलब इस वर्टिकल कर्व प्रोजेक्टेड सरफेस एरिया पर, पे ये जो कर्व सरफेस हम यहाँ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर दो डायरेक्शंस में फोर्स लगेगी, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। वर्टिकल फोर्स की जो लाइन लिखी है वो पढ़ो ध्यान से। वेट ऑफ फ्लूइड अबव दिस सरफेस, बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखना। इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर, इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर कितना वॉल्यूम लिक्विड का है, कैलकुलेट किया जा सकता है वो? yes, sir. वॉल्यूम Yes, विच इज अबव दिस क्वार्टर सिलेंडर, इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर का वॉल्यूम निकालना है आपको। कितना वॉल्यूम लिक्विड का है जो इस क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर ऐसे जा रहा है, साइड में नहीं, साइड वाला वॉल्यूम नहीं, सिर्फ उतना वॉल्यूम जो क्वार्टर सिलेंडर से ऊपर है। 60 minus 6 pi. 60 माइनस 6 pi. राइट, वो मेरे ख्याल से ऐसे निकलेगा। इस ये पूरा क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर जाकर के। अब क्यूबॉइडिकल स्ट्रक्चर ऑफ टोटल हाइट 7 मीटर, 6 मीटर विड्थ हो जाएगी और 2 मीटर ये। ध्यान से देखना, 5 + 2 टोटल 7 इंटू दिस 2 मीटर और इंटू ये 6, ये हो गया पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। लेकिन हमें पूरा क्यूबॉइड नहीं चाहिए, उसमें से सिलेंडर के नीचे वाला वॉल्यूम लेस कर दीजिए, और ये क्वार्टर सिलेंडर है तो -1/4 ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पाई, रेडियस इसका 2 है एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर 6 मीटर। बोलो, ये बात आई समझ में? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज अबव द क्वार्टर सिलेंडर। उसका वेट कैलकुलेट करना है, इंटू रो इंटू जी। रो ये लिक्विड का है, प्लस यहां पर मैंने इंक्लूड किया है फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर एयर भी काउंट होगा। वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द सरफेस में लिक्विड और एयर दोनों। तो क्वार्टर सिलेंडर के ऊपर इतना तो लिक्विड है, बट इसके और ऊपर जाए अगर, इसके और ऊपर, इस लाइन को और ऊपर एक्सटेंड करते चली जाएगी, तो ऊपर एयर है। तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि एयर का कितना वेट होगा। फ्लूइड मींस लिक्विड प्लस एयर बोथ। तो हमने ये तो निकाल दिया कि इस क्वार्टर सरफेस के ऊपर कितने लिक्विड का वेट कितना है, बट उसके ऊपर एयर का वेट कितना है। और एयर कॉलम का वेट वही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है। Yes, sir. Atmospheric pressure is nothing but the weight of atmosphere per unit area. Yes, sir. तो इसके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक वेट होगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का कितना वेट होगा, वो निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये एरिया। 12 p. क्या कर रहे थे इसमें अब, और क्या करते हैं प्लस में, और क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए और उसमें कितना मल्टीप्लाई कर दे, 12, 12.
12 into 12 इतना वर्टिकल फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इस कर्व्ड सिलेंडर के ऊपर नॉन इंटीग्रेशन मेथड से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस की कैलकुलेशंस हैं। कोई डाउट? No, sir. नो सर। बाकी लोग ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको ऑब्जेक्टिव रखना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव रखिएगा, इसको सब्जेक्टिव करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनली ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स के बाद रिजल्टेंट तो निकाल ही लोगे इसका वेक्टर मेथड से। चलो एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं इसमें, कर्व सरफेस का है, एक और प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, बताइए क्या होगा आंसर। क्या चलता है ये ना, ऐसे है यार, एक सरफेस है कर्व सरफेस विच इज पैराबोलिक फॉर्म, अ कर्व सरफेस इन अ पैराबोलिक फॉर्म, और इस तरीके से हमारा एक कंटेनर है, मतलब कंटेनर ही है लेकिन उसका जो बेस है, कंटेनर का बेस वो एक पैराबोलिक बेस है। तो इसको हम कुछ ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ये पॉइंट 0,0 डिफाइन कर रहे हैं, इस पैराबोला की कुछ इक्वेशंस डिफाइन कर लो आप, y इक्वल टू सम kx स्क्वायर टाइप का पैराबोला मान लेते हैं इसको, सम पैराबोलिक फॉर्म की इक्वेशन है ये, और इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर रखा है, इसके अंदर ऐसे करके पूरा एक लिक्विड फिल करा गया है। ये सब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दे रखा है इसका, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L है, ये टोटल हाइट दे रखी है इसकी कैपिटल H, और ये कंटेनर भी इनसाइड जा रहा है, मतलब इसकी एक डायमेंशन ऐसे अंदर की तरफ की है, और वो इनसाइड वाली डायमेंशन इसकी B है, इनसाइड डायमेंशन B। प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत है तो वो बताओ, फिर आगे बताएं क्या करना है। करना तो यही है इसमें क्या कि आपको इस पैराबोलिक कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, ये लिक्विड इस पैराबोलिक कर्व्ड सरफेस पर कितना फोर्स लगाएगा, यही मेरा क्वेश्चन है। चलिए H यहाँ तक है, मतलब H हाइट लिक्विड तक। तो वैसे देखो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आएगी इसमें, आपको एक जगह कैलकुलस लगेगी, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पैराबोलिक सरफेस दे दी गई है तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, या तो फिर पैराबोलिक सरफेस के वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले से पता हो, अदरवाइज इसका वॉल्यूम निकालने में आपको टाइम लगेगा। और कोई गेस कर सकता है इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, किसी को कोई आइडिया हो? सर एरिया निकाल के फिर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब उसका पार्ट। मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक स्लाइस कंसिडर कर ले, यस सर। एक स्लाइस कंसिडर कर सकते हैं y एक्सिस में, y डिस्टेंस और dy विड्थ मान करके, और ये स्लाइस अंदर की तरफ एक्सटेंडेड होगी, ये थोड़ा सा इमेजिनेशन पे जाना होगा आपको। कितना वॉल्यूम होगा इस स्लाइस का, तो ये फ्रंट एरिया, इसका फ्रंट एरिया और अंदर जो डेप्थ जा रही है इनसाइड वाली, अंदर वाली डायमेंशन, सर y भी dy। देखो बता रहे, तो dy तो पता है सॉरी आपको, ये L भी हॉरिजॉन्टल dy। डिस्टेंस चाहिए आपको, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाँ तो ये राइट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पैराबोला की इक्वेशन से आ जाएगी, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्चुअली x कोऑर्डिनेट है,
तो x कोऑर्डिनेट पैराबोला की इक्वेशन से लिखो, which is y upon k का स्क्वायर रूट, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू dy, और अंदर वाली डायमेंशन b, ये इस डिफरेंशियल स्लाइस का वॉल्यूम है, डिफरेंशियल स्लाइस का वॉल्यूम। और पूरा वॉल्यूम यहां से लेकर के h हाइट तक कैलकुलेट करने के लिए क्लियर है कि इसको आप 0 टू कैपिटल H इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा वॉल्यूम आएगा, ये टोटल वॉल्यूम आएगा लिक्विड का जो ऊपर है। सर एच तक क्यों करेंगे? KL सर स्क्वायर एच तक तो गलत हो जाएगा। क्या क्या सर सर एच तक करेंगे तो सर पैराबोला का हो जाएगा पूरा। H नहीं, सॉरी H नहीं, वो मिस्टेक हो गई, H नहीं, ये यहाँ तक आएगा, मतलब जहां तक पैराबोला है। तो KL स्क्वायर, KL H1 स्क्वायर, मान लो, हाँ, वो आ जाएगा, वो उससे पैराबोला की इक्वेशन से आ जाएगा। मैं फिलहाल अभी H1 मान लेता हूँ उसको, तो ये H1 तक जाएगा। सॉरी, ये पैराबोला के ऊपर वाला वॉल्यूम है। अब उसके ऊपर भी वॉल्यूम है, उसके ऊपर वाला वो H माइनस H1 इंटू ये L और इंटू B, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया लिक्विड का। टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है अबव दिस पैराबोलिक सरफेस, और इसमें रो इंटू जी और मल्टीप्लाई करो, तो ये वेट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने इस पैराबोलिक सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है उसका, और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी वेट कंसिडर करना है। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का वेट जो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू इसका टॉप वाला एरिया L इंटू बी। तो ये टोटल हमारा बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो इस पैराबोलिक सरफेस पे काम करेगा। मतलब ये कैलकुलेशन F वर्टिकल की जा रही है, FV की। ये पूरा टर्म मुझे वर्टिकल फोर्स FV के बारे में बताएगा। H1 निकाल सकते हो पैराबोला से, और हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बताइए। इस पैराबोलिक सरफेस का सामने वर्टिकल डायरेक्शन पे जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है आपका, इस पैराबोला का प्रोजेक्शन इस वर्टिकल साइड पर DH1 H1 B। BH1, तो वो प्रोजेक्शन मेथड से जाएंगे। तो BH1 एरिया है उसका, और मल्टीप्लाई करना होगा उस प्रोजेक्टेड एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो प्रेशर होगा उससे। तो इस पैराबोलिक का सामने वर्टिकल साइड पर प्रोजेक्टेड एरिया ये बनेगा, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से अगर आपको कैलकुलेट करने को दिया जाए कहां पर होगा, तो H माइनस H1/2, बोलो सही हो तो यस सर, ठीक, यस सर। और इंटू रो इंटू जी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लेना है तो प्रेशर PA प्लस रो जी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ। सो ये टोटल प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप साइड, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स जो इधर की तरफ लगेगा, FH। डन कर लेना तो ओके कर देना, तो हटा देंगे इसको लिखने के बाद। यस यस सर। ठीक, बस ये पोर्शन आप कह सकते हो कि कैलकुलस है। रीजन बीइंग कि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं मालूम था, इसलिए वॉल्यूम के लिए कैलकुलस लगानी पड़ रही। एल्स जिनके वॉल्यूम पता होंगे उनमें तो कैलकुलस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक और क्वेश्चन दिखाएंगे, वो हमारे सिलेबस है, तो ये भी सिलेबस में ही है, लेकिन वो क्वेश्चन कई बार जाने अनजाने आप कर चुके हो, पूछा भी जाता है। हमने एक कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस लिया है, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सिंपल बनाऊंगा, कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, उसको ओ से डिनोट कर रहे हैं, इसकी डेप्थ HO है, HO डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R, लिख लेना, मैं डायग्राम में नहीं ऐड कर रहा। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, रेडियस कैपिटल R है, सेंटर पॉइंट टॉप लेवल से HO डिस्टेंस नीचे है, लिक्विड की डेंसिटी ρL है, और इस स्फीयर को हम कुछ आउटलाइन करने जा रहे हैं नाम से A, B, C और यहां पर D। आउटलाइनिंग कर दो आप। पहला क्वेश्चन ये है, लिक्विड की वजह से कितना फोर्स सरफेस ABC पर लगेगा, फोर्स ऑन द सरफेस ABC बाय दिस लिक्विड। और सेकंड क्वेश्चन होगा, फोर्स ऑन द सरफेस ADC बाय द लिक्विड। ABC सरफेस और ADC सरफेसेस के ऊपर, ABC, ADC इन सरफेसेस पर लिक्विड कितनी फोर्स लगा रहा होगा। इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रीजन वो आप लॉजिक भी लगा सकते हो। क्या सरफेस ABC पर कोई ओवरऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगी? नो सर, नो सर, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल, सिमेट्री से जितना इधर से हॉरिजॉन्टल आएगा उतना इधर से भी आ जाएगा। तो Yes, अननेसेसरली हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करने का कोई फायदा है नहीं, आप सिर्फ वर्टिकल कैलकुलेट करो। सरफेस ABC के ऊपर जो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, FABC इक्वल टू, स्टेटमेंट फॉलो कर लीजिए बस, उसके ऊपर का जितना भी फ्लूइड है उसका वेट कैलकुलेट करो। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, सरफेस ABC के ऊपर ये वॉल्यूम कितना होगा लिक्विड का। सरफेस, बच्चा ध्यान से, सरफेस ABC के ऊपर लिक्विड का कितना वॉल्यूम है। πr² HO -2/3 πr³। हाँ, πr² HO, तो ये पूरा वॉल्यूम होगा, अगर आप AOC को भी काउंट कर लो यहाँ तक पूरा, क्योंकि ये एक सर्कुलर इक्वेटर बनेगा इसका, यहाँ पर भी एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगी। तो कंप्लीट सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस हेमी स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम लेस करेंगे तो लिक्विड का वॉल्यूम आएगा। तो -2/3 πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि फ्लूइड की बात की गई है, एयर भी अनकंसीडर है। तो इस सरफेस के ऊपर ये तो लिक्विड है और उसके ऊपर एयर है, इस सरफेस के ऊपर एयर, उसका वेट एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, तो प्लस ई एटमॉस्फेयर और ऊपर का एरिया πr², इतना फोर्स सरफेस ABC पे लग रहा है। बोलिए। यस सर। ठीक, यस सर। अब सरफेस ADC पर कितना फोर्स लग रहा है। सर इसी में mg ऐड कर देंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि बॉडी फ्लोट कर रही है। अच्छा,
मे बी ये बॉडी सिंक कर रही हो और हमने एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट ले रखा है, पर्टिकुलर मोमेंट पे है। यस हो सर। सकता है ये बॉडी राइज कर रही हो और एक स्पेसिफिक टाइम पर हम बात कर रहे हैं। अगर ये फ्लोट करेगी तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक अभी भी लगाओ ना। सरफेस ए, यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। सरफेस एडीसी के ऊपर का टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो सरफेस एडीसी के ऊपर आप ये पूरा वॉल्यूम देखो कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम जो सरफेस एडीसी के ऊपर है, टोटल वॉल्यूम विच इज अबव द सरफेस एडीसी। सर जहाँ पे ऊपर माइनस लगा है वहाँ पे प्लस कर दीजिए सर, तो वही हो जाएगा। यस सर। हाँ, और इस पूरे वॉल्यूम को आप फिल्ड बाय लिक्विड मानना है। जब ये स्टेटमेंट लिखा है ना, द वेट ऑफ द फ्लूइड अबव द सरफेस, एक्चुअल में इस सरफेस के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो एक्चुअल में इस सरफेस के अंदर यहां पर कुछ अलग डेंसिटी होगी, बाहर की डेंसिटी अलग होगी, अंदर की डेंसिटी अलग होगी। लेकिन जब मैं आपसे ये स्टेटमेंट कह रहा हूं लगाने को, तो जिस सरफेस के ऊपर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उसके ऊपर इस वॉल्यूम में भी हाइपोथेटिकली आप लिक्विड ही माने, हाइपोथेटिकली यहां पर लिक्विड मानिए और उसका वेट कैलकुलेट करिए। तो ये जो फोर्स आएगी ऑन द सरफेस एडीसी, अब इसके ऊपर का वॉल्यूम देखो, इसके ऊपर का टोटल वॉल्यूम, तो ये उन्होंने वॉल्यूम तो सही बताया कि टोटल वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच नॉट प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस पूरे वॉल्यूम का जब वेट कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड से और प्लस इसके ऊपर एयर। और अब अगर ये कहा जाए टोटल कितना फोर्स लगा ऊपर और नीचे के सरफेसेस को मिला करके, इस सरफेस पर क्या फोर्स लग रहा वो कैलकुलेट हो गया, इस सरफेस पर क्या फोर्स लग रहा वो कैलकुलेट हो गया, दोनों साइड की फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा ये बता रहे हैं आपको, दोनों साइड की फोर्सेस का रिजल्टेंट, जिसको कि नेट फोर्स भी कह सकते हो, एफ नेट। चेक करो 4/3 पाई अपवर्ड आर लग रहा है क्यूब। कि डाउनवर्ड है, इसमें से इसको जरा तो जब माइनस करेंगे तो सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड इनटू जी, और ये अपवर्ड फोर्स है जिसको कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बॉयंसी का नाम दिया गया है, जो कहता है कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और बॉयंट फोर्स क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी पर, किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी के टॉप साइड वाली सरफेस पर फोर्स और किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी की बॉटम साइड वाले सरफेस पर फोर्स लगेगा, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट उसको ही आप बॉयंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट जो नाम देना चाहो दो। और आर्किमिडीज का स्टेटमेंट, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। बोलो। Yes, sir.
सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लोग ने क्यों लिया है सर यहाँ पे? बच्चा मैंने कहा ना, मैंने कोई प्रूफ नहीं दिया आज आपको, मैं पहले बोल दिया क्लास स्टार्ट करने से पहले कहा था कि इस स्टेटमेंट में डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन हमने डेरिवेशंस अवॉइड किया रिवीजन की वजह से। हम आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लाने का एक मतलब आप कह रहे हो उस तरीका बताया है। ठीक है, मतलब ये जो डाउट है ना कि इसके ऊपर तो सॉलिड है फिर भी हमने लिक्विड का क्यों रखा है ना, ये अलग प्रूविंग है इसकी एक। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ यार कि अभी इस क्लास में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इसको डिराइव, मतलब 1.5 करीब 1 घंटा वही ले जाएगा पूरा मेरा। तो अभी हमें सिर्फ इसको फॉलो करना है, आप यूं कह लो कि इसको एक्सेप्ट करिए कि किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करेंगे और मेरा आंसर आएगा। क्योंकि अगर इसमें हमने कोई गलती की होती तो फिर आर्किमिडीज का लॉ तो नहीं प्रूफ कर पाते हम। भाई सारी वर्किंग सही लग रही है ना, सिर्फ यहीं पर डाउट फंस रहा है मेरा कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो अगर मैंने यहाँ कुछ गलत किया होता तो बॉयंसी का फॉर्मूला तो नहीं आता मेरा, ये डिराइव ही नहीं होता। ठीक है बोलो। सर ये एफ वर्टिकल की डायरेक्शन एक बार बता दीजिए कैसे निकाल, मतलब किसकी? एफ वर्टिकल की सर वेट ऑफ द लिक्विड की डायरेक्शन होती है कि कोई और? नहीं, वो तो आप उससे लगाओगे यार, वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट वेट ऑफ द लिक्विड से कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की तरीके से एज अ कांटेक्ट फोर्स होगा। यस सर। प्रेस करना है ना, बॉडी को प्रेस करना है, तो ये जो नीचे लिक्विड है, ये लिक्विड ये बॉटम सरफेस को अपवर्ड पुश करेगा, ऊपर की तरफ प्रेस करोगे ना। यस नीचे सर। वाली सरफेस को प्रेस करने के लिए अंदर फोर्स लगाओगे और ऊपर वाली सरफेस को प्रेस करने के लिए नीचे फोर्स लगाओगे। तो प्रेशर की फोर्स मतलब जो उसको प्रेस करे, कंप्रेस करे उसको। यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा बॉडी को कंप्रेस करती हुई होगी, ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा उससे। यस सर। उसका अमाउंट आप इससे निकालोगे, डायरेक्शन नहीं, अमाउंट वेट ऑफ द लिक्विड से निकाल रहे हो। यस। ठीक है। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसको समझने के बाद। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट कर देते या समहाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन बदल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, वो चीज आपके बॉयंट फोर्स को किस तरीके से अफेक्ट करेगी? किस तरीके से? नहीं करेगी सर कैसे भी नहीं अफेक्ट कर पाएगी, नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट है उसका। लेकिन हाँ, लेकिन फोर्स ऑन द टॉप साइड ऑफ स्फीयर एंड फोर्स ऑन द बॉटम साइड ऑफ स्फीयर, वो वेरी कर सर वो जाएगी। इफेक्ट होंगी सर। उसमें तो पीए है ना। यस सर। तो इफ वी चेंज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स ऑन एबीसी एंड द फोर्स ऑन एडीसी बोथ विल चेंज, दोनों में पीए का टर्म है, बट इनका रिजल्टेंट जिसको कि बॉयंसी का नाम दे रहे हो वो चेंज नहीं करेगी। ठीक है जी, अब बोलो। इस टाइप के भी क्वेश्चन फैक्ट के बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर पूछे जाते हैं कि अगर हम ये प्रेशर बदलेंगे तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो इस डेरिवेशन से ही समझ आएगा। मूव कर जाए आगे यार, बताओ। यस यस सर। समझ गए हो तो आगे राइट। यस। ठीक है, ओके, ये हो गया बॉयंसी का कंसेप्ट। देखो डायरेक्ट बॉयंसी भी बता सकते थे, लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट थी उसको समझने के लिए।
अब थोड़ा सा मन में अगर डाउट है ना, एक और बात बता रहे, देखो थोड़ा सा मन में अगर डाउट होगा भी, तो बॉइंट फोर्स का मेन कॉज क्या बोलोगे आप? बॉयंसी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? रीजन फॉर द बॉयंसी, एक वर्ड में अगर बोलना चाहो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द बॉयंसी? बोलो। स्फीयर पर बॉइंट फोर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है आप बताओ, क्या रीजन हो उसके आपका? सर प्रेशर डिफरेंस। टॉप साइड और बॉटम साइड पर प्रेशर डिफरेंस, ये तो कॉज है इसका। यस सर। ठीक, तो एक तरीका और है इसको, देखो एक और ऑप्शन बता रहे हैं आपको। अगर मैं इस स्फीयर पर कहीं पर एक डिफरेंशियल पोर्शन ले लूं, इस स्फीयर के ऊपर एक डिफरेंशियल पोर्शन जिसका एरिया डीए हो, और उससे वर्टिकली नीचे जाऊं, और यहां पर भी एक डिफरेंशियल एरिया ले लूं, और ये डिस्टेंस कुछ y मान लेते हैं यार, ये डिस्टेंस कुछ y है, मान लेना इसको यार। यस इन दोनों साइड में, इन दोनों साइड्स पर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या फोर्स आएगी आप बताओ? इन दोनों साइड्स पे वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स, इन दोनों साइड्स पर वर्टिकल फोर्स कितनी आएगी अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्सेस की बात करें? या यूं कह लो, यहां पर प्रेशर जो होगा, सुनिएगा, यहां पर प्रेशर अगर P1 है और यहां पर प्रेशर की वैल्यू P2 है, और आप फर्स्ट क्लास का अप डाउन थ्योरी लगाओ, अप डाउन थ्योरी, तो हम P1 और P2 का डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? P1 को रेफरेंस मानो, लगाओ अप डाउन थ्योरी, P1 से इधर जाओ, इधर से नीचे आओ और इधर आ जाओ, ये दोनों पॉइंट लिक्विड से कनेक्टेड नहीं है? यस सर। Yes, तो sir. इनके बीच प्रेशर डिफरेंस को क्या मैं ये नहीं कह सकता कि प्रेशर डिफरेंस विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी इनटू वाई? यस सर। यस तो जब हम ये कह रहे हैं कि बॉयंसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से है और प्रेशर डिफरेंस लिक्विड की डेंसिटी की वजह से है, तो यहाँ के प्रेशर का फोर्स और यहाँ की प्रेशर की फोर्स में जो डिफरेंस होगा, उसमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इन्वॉल्व करेंगे या लिक्विड की डेंसिटी इन्वॉल्व करें उसमें? आप खुद ही डिफरेंस देख लो लिक्विड। इसका। लिक्विड की यही रीजन पीछे हमने इसीलिए वहां पर लिक्विड की डेंसिटी यूज की है, और यही रीजन है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बॉयंसी कैलकुलेट करते वक्त लिक्विड का डेंसिटी देखा जाता है, सॉलिड की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं मुझे। उससे मतलब तब होता है जब आपसे ये कहा जाए कि वो फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, तब सॉलिड की डेंसिटी से मतलब है। बोलिए, ठीक है, बढ़े आगे, अब इतना तो समझ में आया। अब यस सर। यस सर। यस सर अब इसी कंसेप्ट को देखो, एक बार समझ में आ गया तो फिर बहुत आसान है, नहीं तो फिर दिक्कत में तो रहोगे, हमेशा रहोगे। तो पहले तो आपको बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन लूंगा, सिलेंडर, सबसे आसान क्वेश्चन लो आप, एक सिलेंड्रिकल बॉडी का सबसे इजीएस्ट ऑब्जेक्ट। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और सबमर्ज्ड इन द लिक्विड है, 3/4 सबमर्ज्ड, 3/4, मतलब कि 3h/4 सबमर्ज है, रेडियस इसका कैपिटल आर है। अभी आपको ना वो स्टेटमेंट फिर समझा देता हूँ, जो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन अगर हल्का फुल्का भी है तो उसको खत्म ही करो आज, निपटाओ उसे। अगर आपसे कोई कहे कि इसके बेस पर कितना फोर्स लगेगा, बताइए यहाँ पर क्या फोर्स आएगा? फोर्स एट दिस पॉइंट, फोर्स ऑन द बेस। सर रो जी
3h/4 प्लस हाँ, ये तो प्लेन सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस के हिसाब से सेंटर का प्रेशर फाइंड कर लो, और सेंटर का प्रेशर वही होगा जो बाहर के यहाँ वाले पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पर है। और यहाँ का प्रेशर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। अब इसमें कौन सा रो यूज करोगे? इसको स्मॉल एच लिख रहे हैं, लिक्विड वाला, लिक्विड और इनटू एरिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये है क्या, रो एल जी एच ए, क्या है एक्चुअल में, क्या निकाल रहे हो आप? पता चल रहा है आपको क्या निकाला जा रहा है? सर वॉल्यूम समझ ना जी, वो तो ठीक वेट है। ऑफ लिक्विड अबव, ये आप वेट ऑफ एयर कैलकुलेट कर रहे हो जो इस सिलेंडर के ऊपर है, और ये क्या निकाल रहे हो? नीचे वाली सरफेस के वेट ऑफ ऊपर के फ्लूइड। इसके ऊपर वाले वॉल्यूम में कितना लिक्विड होगा। क्या वही चीज नहीं आ रही है? एच इंटू ए, क्या यही वॉल्यूम नहीं है ये वॉल्यूम? यस सर। Yes, sir. तो अंदर तो सिलेंडर है, लेकिन फिर भी हम वेट किसका निकाल रहे हैं? लिक्विड इस का, लिक्विड का। वॉल्यूम में अगर लिक्विड होता तो क्या कंडीशंस बन रही होती? यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा है यार, और कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। अब तो कुछ कन्विंस हुए कि अभी भी डाउट में रहूं? नहीं सर, हो गए सर। ओके, बाकी लोग को क्लियर हो गया कि ये जो वेट निकालना है उस सरफेस के ऊपर भले सॉलिड मटेरियल हो, लेकिन जब ये कंसेप्ट यूज कर रहे होंगे तो भी उस वॉल्यूम में लिक्विड का ही वेट कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अभी यार। अभी अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, तो फिर आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक, नो सर। चलिए, थैंक यू। अब यार मान लो हम लोग लेयर्ड फ्लूइड की बात करते हैं, मतलब कई सारे लेयर्स के फॉर्म में अगर लिक्विड है, लेयर्ड लिक्विड के फॉर्म में, इसको भी थोड़ा सा फास्ट करना है। लेयर्ड लिक्विड में क्या करोगे? मतलब ऐसे करके एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें लिक्विड की कई सारी लेयर्स हैं, अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स हैं। ये मार्कर ही काम नहीं करते हैं कोई यार। मतलब यहाँ पर मान लीजिए रो1 डेंसिटी का लेयर है, यहाँ पर रो2 डेंसिटी का लेयर है, और ऊपर कुछ रो3 डेंसिटी है, इस तरीके से है। और ये कुछ साइड में ऐसे है, मतलब इस टाइप से। ये पूरा H1, ये पूरा H2, और ये रो3 जो है वो H3 तक है, ये टोटल H3, और उसके ऊपर एयर है। बताना जल्दी से, साइड वॉल पे टोटल कितनी फोर्स आएगी? टोटल फोर्स ऑन द साइड वॉल, टोटल फोर्स ऑन द साइड वॉल कितनी होगी? साइड वॉल का टोटल फोर्स। तो एक एक लेयर को कंसिडर करो, रो3 वाली लेयर एक एक करके आई है, रो3 लेयर, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रेशर बताओ कितना होगा? रो3 लेयर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू। सर रो3/2 रो जी H3/2। एक काम करते हैं, एटमॉस्फेयर को फिलहाल नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो प्रॉब्लम करता रहता है बार बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेग्लेक्ट कर दें अगर, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर होगा रो3 जी H3/2, और उसको इतने एरिया से मल्टीप्लाई करिए। इस विड्थ को b मान लो, अंदर वाली विड्थ b, तो मल्टीप्लाइड बाय bH3 प्लस इसके नीचे वाली लेयर जो है, इसके नीचे वाली लेयर, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नीचे वाली लेयर का H3 + H2/2। वहां पर प्रेशर कैलकुलेट कैसे होगा ये देखो। पहले सबसे ऊपर 0 है, प्लस रो3 जी H3, और प्लस सेकंड लेयर का हाफ डिस्टेंस जब कवर करोगे, सेकंड लेयर की हाफ डिस्टेंस रो2 जी H2/2। रो2 जी H2/2, और इनटू एरिया ऑफ द सेकंड लेयर।
BH2 प्लस, अब थर्ड लेयर पे आएंगे, तीसरी लेयर पे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पर प्रेशर की वैल्यू ρ3 GH3 प्लस ρ2 GH2, यहां तक का प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर प्लस इसका हाफ डिस्टेंस, एंड मल्टीप्लाइड बाय BH1। क्लियर? टोटल फोर्स जो इसके साइड वॉल पे आएगा, यस सर। ठीक है। सबके Yes. मतलब जितने लेयर्स होंगे, जितने अलग अलग डेंसिटी के लेयर्स हैं, सबके लिए अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, उन पर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और इस लेयर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेयर पे मूव कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट लेयर पे मूव कर जाएंगे और इस कंसेप्ट को लगा सकते हो कितने भी लेयर्स हो जाए उसमें। लेयर लिक्विड का एक और एग्जांपल दे रहे हैं। आप लोग की नॉलेज अगर सही हो गई होगी तो ये कर ले जाओगे, नहीं सही होगी तो दिक्कत नहीं होगी। अगेन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, हाफ इन द डेंसिटी ρ1 एंड हाफ इन द डेंसिटी ρ2, आधा स्फीयर ρ1 डेंसिटी में, आधा स्फीयर ρ2 डेंसिटी में। और किया जरूर होगा इस क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब क्वेश्चन ना किया हो आपने। सर कराए थे आपने। नहीं कराए थे, टेस्ट वगैरह में भी है, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है। सर ये कराए जेई थे। में Yes, 2020 में भी आया था। वही मैं कह रहा हूँ, हम लोग जो बता रहे, अरे आपको देखो 3-4 कंसेप्ट में आपका पूरा चीज आ गई। अब इसमें ना, इसमें भी जो सेंटर ऑफ स्फीयर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, वो टॉप साइड से h डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस कैपिटल R है। मैं थोड़ा सा इसकी इन डेप्थ स्टडी करूंगा, इन डेप्थ फॉर जेई, मतलब एडवांस को भी ध्यान में रखते हुए। ट्राई करके बताओ इसके ऊपर वाले सरफेस पर क्या फोर्स लग रहा होगा और नीचे वाले सरफेस पर क्या फोर्स लग रहा होगा। पहले तो आप इसका आंसर दो। फोर्स ऑन द टॉप सरफेस मतलब ऊपर के हेमिस्फेरिकल पोर्शन पर क्या फोर्स होगी और नीचे के हेमिस्फेरिकल पोर्शन पर क्या फोर्स होगी, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। डिस्कस करना चाहो तो बता सकते हो। F1 की वैल्यू जो कंसेप्ट लिखा गया उसके हिसाब से वर्टिकल फोर्स निकाल रहे हो, ऊपर के सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है उसका वेट निकालिए। सर पाई आर स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई आर क्यूब ρ1 जी इनटू 1 जी। बस एक बार समझ गया तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, अदरवाइज तो फंसे रहोगे इसी में। देखो इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो कुछ देख रहे हो आप, सारा वेट निकालो ना यार। जो कुछ इस सरफेस के ऊपर है, लिक्विड है, एयर है, तो लिक्विड का वेट, एयर का वेट। अब कितना लिक्विड है तो वो पाई आर स्क्वायर h माइनस 2/3 पाई आर क्यूब ρ1 इंटू जी, एयर भी है उसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये सही है? देखो इसमें कुछ करेक्शंस करना चाहोगे? ये सही है तो कुछ करेक्शंस के रिक्वायरमेंट है इसमें। ये ऊपर वाले सरफेस का फोर्स निकाल रहे हैं। सही है सर। सही है सर। चलिए F2 बताइए फिर लॉजिक से। पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब ρ1 जी प्लस 2/3 पाई आर क्यूब ρ2 जी। मतलब हाँ, आप देखो यहीं पर सही हो गया। अब एक जरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस सरफेस के ऊपर का पूरा वॉल्यूम अप टू द एटमॉस्फेयर, इस सरफेस के ऊपर का पूरा वॉल्यूम अप टू द एटमॉस्फेयर, और उस वॉल्यूम में कंसर्न लिक्विड रखना है। तो इस सरफेस के ऊपर ये जो 2/3 पाई आर क्यूब देख रहे हो, इसमें आप ρ2 डेंसिटी को लेकर के वेट कैलकुलेट करिए। उसके ऊपर का जो 2/3 पाई आर क्यूब देख रहे हो और प्लस ये चीज पूरा, मतलब ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम। नहीं, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस नहीं करेंगे आप। यस सर। यस सर।
जो माइनस नहीं होगा, इनटू ρ1g और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर। बताओ भैया, तो सही हो तो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और F2 minus F1 is called buoyancy, capital B. The resultant of these two forces is buoyant force value. सब सामने रखा है, इसको अगर कैलकुलेट करें buoyancy को, ये 2/3 pi r cube ρ1g and plus 2/3 pi r cube। क्रॉस चेक पे जरूर कर लेना। Yes, sir. यस Yes, sir. और ये भी एक बार आर्किमिडीज के हिसाब से ही है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ ρ1 डेंसिटी प्लस द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ ρ2 डेंसिटी। इसका जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसके लिक्विड का वेट, और इसमें जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया उसके लिक्विड का वेट, ये कैलकुलेट कर लो। एक बार फिर डेरिवेशन हो गई। डेरिवेशन के अलावा आपको ये भी मालूम चल रहा है कि अलग अलग साइड पर कितनी कितनी फोर्स लग रही होगी। बच्चा इस कंसेप्ट को ओके कर दें, अब आगे दूसरा कंसेप्ट ले ले फिर। Yes. यस सर। Sir. जब आप फोर्स कैलकुलेशन आ गया होगा आपको कर्व सरफेसेस पे और इनपे, मतलब ये ठीक। Yes, sir. चलिए ना, एक और पॉइंट आता है यार, जिसको हम बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस। सेंटर ऑफ प्रेशर का कंसेप्ट क्या है? अब सेंटर ऑफ प्रेशर क्या बोलते हैं इसको? तो ये वो वाला कंसेप्ट है, ये न्यूमेरिकल मैं आपको याद दे रहा हूँ, क्लास में डैम वॉल का न्यूमेरिकल किया गया था। Yes, ये sir. कहा Yes, गया था sir. कि जो Yes, डैम की sir. वॉल्स हैं वो नीचे थिकर होती हैं, ऊपर थिन होती है, नीचे वाइड हो जाती है, Yes, sir. है ना? तो क्लास में इसका क्वेश्चन किया गया था। अब इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। सर इसी का प्रोजेक्ट बना दिया था मैंने। अभी बच्चे, सर आपने जो पढ़ाया था उसी का प्रोजेक्ट बना दिया था। अच्छा के लिए। सही है। तो इसमें कंसेप्ट ये है बच्चा, ध्यान सुना, लॉजिक क्या है कि इसमें जो वाटर फिल करते हैं उसकी वजह से टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हो आप। तो कितना, पहले तो फोर्स कैसे निकालोगे, डैम वॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर वाटर की हाइट h हाइट तक वाटर है और ये डिस्टेंस b है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो निकाल सकते हैं उस मेथड से। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/2 पर, ρg h/2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर की वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय एरिया b × h। ठीक है जी, फोर्स तो ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, लेकिन ये फोर्स लगेगा कौन से पॉइंट पर, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर का कंसेप्ट। फोर्स निकालने के लिए हम लोग प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला यूज करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी, ये मतलब नहीं है इसका। वैल्यू पता करने के लिए आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज की है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स, जहां पर ये फोर्स लगेगा वो उस ग्रेविटी से कुछ नीचे होता है, और जिस पॉइंट से ये फोर्स पास होगी उसको आप कहोगे सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर दैट सरफेस। द पॉइंट थ्रू विच दिस कंप्लीट फोर्स विल एक्ट, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे मिलेगा आपको हमेशा, ऑलवेज।
और इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट जानते हो क्या है? कैसे निकालेंगे इसको? सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करने का कंसेप्ट क्या है? सर टॉर्क लेके कुछ किया था। टॉर्क। लॉजिक ये है, टॉर्क बाय नेट फोर्स, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, टॉर्क बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ प्रेशर और अबाउट द बॉटम ऑफ वॉल। इसको इक्वेट करो समेशन ऑफ टॉर्क बाय द एलिमेंटल फोर्सेस, समेशन ऑफ टॉर्क बाय एलिमेंटल फोर्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इसके टॉप साइड से इसके ऊपर एक एलिमेंटल स्ट्रिप मान लें, टॉप साइड से एक एलिमेंटल स्ट्रिप ऊपर से y डिस्टेंस पर और ये dy मान करके, और ये पता लगाएं कि इस एलिमेंटल स्ट्रिप के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, जिसको df लिखे। इस एलिमेंटल स्ट्रिप के ऊपर का फोर्स df। सर रो जी वाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई बी। बच्चा नहीं, ध्यान सुनो। सर प्रेशर देख लेंगे और एरिया से मल्टीप्लाई। तो प्रेशर रो जी वाई, यस सर। हाँ ठीक है, उसका एरिया और b इंटू डी वाई इस एलिमेंट का एरिया हो गया, तो ये df हुआ। और इस df का वॉल के बॉटम पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए। df का वॉल के बॉटम पॉइंट के अबाउट टॉर्क, तो इसका बॉटम से डिस्टेंस चाहिए होगा आपको। टोटल डेप्थ h है और ये ऊपर से अगर y डिस्टेंस था तो बॉटम से h माइनस y। ये df का टॉर्क बॉटम के अबाउट है और इसका समेशन यानी इसका इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ y 0 टू कैपिटल H। ये राइट हैंड साइड आ रहा है। एलिमेंटल फोर्सेस की बॉटम के अबाउट टॉर्क का इंटीग्रेशन, और इसको इक्वल करो। अगर हम ये मान लें कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है, सेंटर ऑफ प्रेशर वो बॉटम से HCP पर है, बॉटम से HCP, और सेंटर ऑफ प्रेशर पर ये रिजल्टेंट फोर्स ले लो आप, रिजल्टेंट फोर्स एट द सेंटर ऑफ प्रेशर, एंड उसका टॉर्क कैलकुलेट करें। सो द रिजल्टेंट फोर्स रो BG H² by 2 एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ प्रेशर, इसका टॉर्क निकालना है बॉटम के अबाउट, HCP मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अब दोनों तरफ से निकाल लीजिए कितना आंसर आ रहा है HCP की वैल्यू, दोनों टॉर्क्स को कंपेयर करके। h/3, कैपिटल H/3, मतलब कि बॉटम से 1/3 डिस्टेंस पर रिजल्टेंट लाइन ऑफ फोर्स जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स का लाइन नीचे से H/3 है, लेकिन उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यूज किया गया है। थोड़ा सा स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं कि अमाउंट पता कर रहा था तो हमने सेंटर ऑफ मास देखा और वहां पर कितना प्रेशर है वो चेक किया, लेकिन ये फोर्स लगेगा कहां पर, इसके लिए थ्योरी ऑफ टॉर्क लगाते हो कि रिजल्टेंट फोर्स ऐसे पॉइंट पर लगना चाहिए जिसका बॉटम के अबाउट उतना ही टॉर्क मिले जितना इन एलिमेंटल फोर्सेस का बॉटम के अबाउट टॉर्क मिल रहा है आपको। निकाल लेना यार, ये H/3 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। अगर इंटीग्रेशन सही से कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल भी H/3 बॉटम से, यानी ऊपर से 2H/3, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से H/6 नीचे।
चलिए आगे बढ़े। बोलो आगे बढ़े बच्चे। यस सर। यस सर। अब एक खास बात होता है फिजिक्स में, कुछ बड़ी सिमिलरिटीज है कि ये h/3 कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि एक रॉड है, चेक करो, एक हमारे पास रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ वो लीनियरली वेरी कर रहा है। मतलब यहां से x डिस्टेंस पे जाए तो लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है इसकी। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होगा आपको। लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म होता तो मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास बन जाता। तो इसको भी तो करते हो यार सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये तो कंसेप्ट लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यस सर। क्या बनेगा dm यहाँ पर? इसका अगर एक डिफरेंशियल पार्ट लो तो उसका क्या मास लिखोगे? सर डिफरेंशियल पार्ट सर 12/3 आएगा। तो dm चेंज कर लो, dm की जगह आप लिख सकते हो डिफरेंशियल लेंथ इनटू मास डेंसिटी लैम्डा नॉट बाई l इनटू x इनटू dx। ये dm हो गया इनटू x, dm इनटू x, और नीचे सिर्फ dm, और इसकी लिमिट लगाओ 0 से l तक की। जरा इवैल्यूएट करके दिखना, ये 12/3 आ जाएगा आंसर। यस सर। इसको सेंटर ऑफ मास कह रहे हो। जिस मास की डेंसिटी लीनियर फंक्शन है x का, मास डेंसिटी x का लीनियर फंक्शन है, तो सेंटर ऑफ मास 2/3 डिस्टेंस पे है। क्या प्रेशर y का लीनियर फंक्शन नहीं है? y डिस्टेंस नीचे जो प्रेशर है, क्या वो y का लीनियर फंक्शन नहीं बन रहा रो जी वाई के हिसाब से? यस सर। जैसे यहाँ मास डेंसिटी लीनियरली वेरी करने पर सेंटर ऑफ मास 2/3 डिस्टेंस पे है, प्रेशर y के साथ लीनियरली वेरी करने की वजह से सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो ऊपर से 2/3 डिस्टेंस पे है। क्लियर हो गया? लॉजिक दोनों में सिमिलरिटीज जो हैं। यस सर। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लॉजिक लगा देना, एलिमेंटल फोर्सेस की टोटल टॉर्क निकाल करके और रिजल्टेंट फोर्स की टॉर्क निकाल करके मैच कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे लग रहा है। अब और एग्जांपल दिखाता हूं। एक क्लोज बॉक्स ले, अगर क्लोज बॉक्स, एक्सेलरेट कर देते हैं इसको विद एक्सेलरेशन a, और इसके अंदर लिक्विड फिल कर देते हैं। राइट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर, राइट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि प्रेशर की वैल्यू 0 है। राइट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर का प्रेशर 0 मान के चलते हैं। क्यूबिकल बॉक्स ले लीजिए इसको, L/L साइड की क्यूबिकल बॉक्स। चलिए जी बताइएगा, कुछ नाम दे दें यार, इसके सरफेस का नाम दे दो आप इसमें। A, B, C,
डी। ये 3D ऑब्जेक्ट होगा यार, एक डायमेंशन अंदर होगी, एक डायमेंशन अंदर की तरफ। ये बताओगे सरफेस AD का सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर होगा? सरफेस AD का सेंटर ऑफ प्रेशर। और ये लॉजिक आप लगा सकते हो, जब भी प्रेशर का लीनियर वेरिएशन चलेगा वो 2/3 डिस्टेंस पे आप दिखा सकते हो उसको। और प्रेशर वेरिएशन कैसे होना है, ये लॉजिक पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर इस तरीके से कैसे देखोगे? बताओ, इससे y डिस्टेंस नीचे आने पर प्रेशर का वेरिएशन कैसा होगा? सर रो जी वाई हो जाएगा। रो जी वाई। इज इट लीनियर और नॉन लीनियर? लीनियर। और इससे x पीछे जाने पर प्लस रो रो ए जी एक्स हो ए। जाएगा। एक्सेलरेटेड कंटेनर है, एक्सेलरेटेड कंटेनर ध्यान दीजिए, तो प्रेशर यहाँ भी चेंज होगा। हाँ ये सर रो ए एक्स। तो इधर भी प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है, इधर भी प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है। अब अगर मैं एक एक करके आपसे पूछूं, एक एक करके इसके क्वेश्चन पूछे जाएं, फोर्स सरफेस AD पर क्या लगेगा? फोर्स ऑन द सरफेस AD। अब वैसे आप फिगर में तो आपको AD एक लाइन दिखेगा, लेकिन सरफेस का मतलब इसकी एक डायमेंशन अंदर है ऐसे। वो कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना आपको आइडिया होगा कितना फोर्स होगा इसके ऊपर? तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या प्रेशर मिलेगा आप बताओ? सरफेस AD की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर की वैल्यू। सर रो ए एल प्लस रो जी एल बाई 2। समझ आया कैसे होगा ये? पहले आपको पॉइंट A तक आना पड़ेगा, 0 से पहले A तक जाओ और A से फिर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आओ। तो यहां से जब A पर जाएंगे तो रो ए एल, और वहां से जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आएंगे तो रो जी एल बाय 2। ये प्रेशर मिला इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। और एरिया L स्क्वायर, इतना फोर्स होगा इस पे। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो ऑन द सरफेस CD, जो बॉटम सरफेस है इसका, बॉटम सरफेस, सर रो जी एल प्लस रो ए एल बाई 2। यहां पर प्रेशर चाहिए, हाँ, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो पहले नीचे जाओ, रो जी एल, फिर पीछे आओ, रो ए एल बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय L स्क्वायर। और बताइए, और अपने आप समझ जाओगे आप इसके टॉप सरफेस पर और साइड वाले सरफेस पर फोर्स। लिख लेंगे इस तरह से, इधर वाले साइड पे लिखना हो तो। यस सर। यस सर। यस सर। ऊपर वाले साइड पर ये सब। यस सर। हो जाएगा। चलिए, अब ये फोर्सेस एक्ट कहाँ पे करेंगी? मतलब अगर मैं पूछूं क्या इन फोर्सेस का इस क्यूब के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई टॉर्क बनेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा? ये जो फोर्सेस हैं इनको रिप्रेजेंट, इनका लाइन ऑफ फोर्स कहाँ दिखाओगे? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर के थ्रू जाएगा फोर्स की तो लाइन। राइट वाले का सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ दिखाओगे? राइट सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर, प्रेशर y का लीनियर फंक्शन है, सर 2L/3 ऊपर से। ऊपर से 2L/3। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे फोर्स ऑन द सरफेस BC, जो कि ऊपर से 2L/3 डिस्टेंस पे होगा। और इसकी वैल्यू निकाली नहीं है मैंने, आप निकालो इसकी वैल्यू, इसके मिड पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट करके और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और AD इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इधर की तरफ FAD।
ऑब्वियसली ये दोनों क्यूब की सेंटर ऑफ मास के तो नीचे है ना यार, तो क्यूब का सेंटर ऑफ मास है, उसको सेंटर ही लिख दे रहे हैं यार, सेंटर ऑफ क्यूब उसके नीचे है, तो ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या सेम टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? नो सर। नो सर, कौन ज्यादा टॉर्क देगा? एडी एडी। एडी। आप देखो इस तरीके से अगर आपकी क्लैरिटी होगी तो ऑब्वियसली एग्जाम में कोई नहीं फंसा सकता आपको, वो चाहे एग्जाम थ्योरेटिकल आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, इंटीजर आ जाए, जब इतनी क्लैरिटी बन जाएगी तो कोई डर नहीं। फिर ऊपर AB सरफेस का फोर्स कहाँ दिखाएंगे? सरफेस AB का फोर्स सर वो उसका 2L/3 लेफ्ट, तो वो भी सेंटर के लेफ्ट साइड से जाएगा, और ये भी राइट साइड से 2L/3 होगा, और उसी के नीचे बेस वाला फोर्स होगा FCD। अब मुझे एक बात बताओ, FBC का टॉर्क सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? सर एंटी क्लॉकवाइज। FAD का क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इसका मतलब इन दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आएगी, इन दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की क्लॉकवाइज टॉर्क हो गई। और इन दोनों में से बड़ा फोर्स कौन सा है बताओ? इनमें से बड़ा फोर्स कौन है? CD। FCD। इसका सेंटर के अबाउट कैसा टॉर्क आएगा? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी और क्लॉकवाइज। और ये दोनों टॉर्क आपस में बैलेंस करके इस बॉडी का रोटेशनल इक्विलिब्रियम लाएंगे। ठीक है जी? यस सर। चलें आगे बताएं। यस सर। बाकी लोग बता दो किसी का डाउट हो तो यार, क्योंकि अब ना फोर्स से रिलेटेड प्रेशर वाली फोर्स को लेकर के बात करेंगे। अगर प्रेशर की फोर्स को लेकर के जितने कंसेप्ट्स हैं वो तो हो गए, अब बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स और जितने करोगे तो वो मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है सारे। सर ये मतलब रोटेशनल सर बराबर होंगे क्या चारों का सम टॉर्क? सर कैसे होगा मतलब, क्योंकि जो CD और AB में जो डिफरेंस आएगा वो G की वजह से आएगा, और सर AD और BC में एक्सीलरेशन A की वजह से आएगा टॉर्क में, तो सर वो बराबर कैसे? FBC और FAD में, हाँ ठीक है बोलो। सर FBC और FAD का जो नेट टॉर्क आएगा उसमें एक्सीलरेशन का फैक्टर होगा। टेनमेंट पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है, वैलिड पॉइंट है। बाकी लोग बताएं भाई। हाँ मेरे ख्याल से हमसे कुछ गलती हुई इसमें। FBC और FAD का डिफरेंस कह रही है कि जो FBC और FAD का डिफरेंस है उसमें एक्सेलरेशन का टर्म आएगा, और FAB और FCD के डिफरेंस में G का टर्म आएगा। तो इनके टॉर्क बैलेंस कैसे कर पाएंगे हम? सही बात है वैसे। तो सर लेकिन ये सब तो सर एक सिस्टम का पार्ट है ना सर, और सर ये जो BCAD और सर ABCD सर ये सब तो सारे इंटरनल फोर्सेस है ना? कुछ नहीं, इंटरनल कैसे हुआ? हमारा सिस्टम सिर्फ कंटेनर है तो इंटरनल कैसे हुआ? लिक्विड सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। अच्छा सर आपने लिक्विड को नहीं कंसिडर किया सिस्टम ना, इनका ये कहना है कि सिर्फ कंटेनर की बात करूं मैं, कंटेनर का जो बॉडी है उसके अंदर लिक्विड की बात ना करिए, तो कंटेनर की बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम पर आएगी? लिक्विड देखो, एक मिनट, लिक्विड का तो इक्विलिब्रियम हम बात करेंगे भी नहीं ना, क्योंकि लिक्विड रिजिड बॉडी तो है नहीं। एक नॉन रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम कैसे मानोगे आप? उसमें इक्विलिब्रियम का कोई मतलब ही नहीं है। सर नॉर्मल सेम नहीं होंगे यार, जो हाँ, बीच पे लगेंगे। राइट, तो इक्विलिब्रियम की जो बात की जाएगी वो कंटेनर के लिए की जाएगी। तो कंटेनर पे इन फोर्सेस के अलावा और भी तो फोर्स हैं। कौन से? जिन दो व्हील्स पर रखा होगा उनसे भी तो नॉर्मल आएंगे यार।
और क्या ये नॉर्मल्स इस सेंटर के अबाउट टॉर्क जनरेट नहीं कर देंगे? यस सर इनफैक्ट करेंगे। करेंगे और ये नॉर्मल्स बराबर नहीं आएंगे। यस सर। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टू व्हील्स अलग अलग हो जाएंगे इसमें। ये वो वाला कंसेप्ट हो जाएगा, टॉपलिंग वाला कंसेप्ट, रोटेशनल मैकेनिक्स के बॉक्स की टॉपलिंग वाला, जिसमें Yes. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की कोई गारंटी नहीं होती कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो। प्रोसीड कर जाए आगे, बताओ, खत्म करें इसको जल्दी से, ये हो गया है मेरे ख्याल से, यस अभी तो सर। क्लियर हो गया। यस सर। सेंटर ऑफ प्रेशर एंड लास्ट प्रेशर के ही कंसेप्ट में देखो, बॉयंसी का भी कंसेप्ट हो गया, बॉयंसी की प्रूविंग आ गई लेयर्ड लिक्विड्स में और सिंगल लिक्विड दोनों में। लेयर्ड लिक्विड में बॉयंसी कैसे देखा जाएगा, सिंगल लिक्विड में बॉयंसी कैसे देखा जाएगा, इन सब का कंसेप्ट है। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात देखो, एक और चीज, जो जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, हमने सपोज फॉर एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया, हमने एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया और उस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक कैविटी है, कैविटी इनसाइड द सिलेंडर, और यहाँ पर हमारा मटेरियल है। ये पूरा एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में मटेरियल है, उसके अंदर कैविटी है और ये सबमर्ज है लिक्विड में, मान लें। ये भी अपने आप में कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट विथ कैविटी। ये सारा डेप्थ h मान लो, टोटल हाइट इसकी l मान लेते हैं और रेडियस r मान लेते हैं। लिक्विड की डेंसिटी रो l मान लीजिए, मटेरियल की डेंसिटी रो m। मे भी कैविटी में एयर हो, या ये भी हो सकता है कि कैविटी में कोई और मटेरियल भर दिया जाए, तो इसको रो c कर दें, कुछ भी हो सकता है, कैविटी खाली भी हो सकती है। अगर कंसेप्ट में प्रॉपर क्लैरिटी है तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, बेस पर क्या फोर्स लग रही होगी, सिर्फ ये बता दो। अगर आपने आज का टॉपिक समझा है तो फोर्स एट द बेस क्या होगा? GH मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और सर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी जो, या तो प्रेशर इनटू एरिया से निकाल लो, या इसके ऊपर के लिक्विड का वेट कर दो, दो में से कोई भी एक काम कर सकते हो। यहां पर क्या करें यार, फोर्स ऑन द बेस कितना रखोगे? फोर्स ऑन द बेस, अगर हम प्रेशर मेथड फॉलो करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे नीचे गए और उसी के लेवल पर ये पॉइंट है, तो प्रेशर मेथड के हिसाब से जब जाओगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो ऑफ मटेरियल, रो ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू एच एंड टोटल मल्टीप्लाइड बाय ए। क्या ये फिर वही कंसेप्ट नहीं हो गया यार कि टोटल वेट ऑफ लिक्विड अबव दिस बेस? ये वही चीज नहीं आ गई? फिर से बोलना जरा एक बार, रो एल जी और एच इंटू ए। एच इंटू ए कौन सा वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हो? जो सबमर्ज्ड। जो सबमर्ज्ड वाला। सबमर्ज। स्टेटमेंट फिर वही हो गया, ये वॉल्यूम एच इंटू ए है यहां तक का। तो भले अंदर के मटेरियल्स कोई भी हो, अंदर क्या मटेरियल उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फोर्स ऑन द बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अबव इट। तो इसके ऊपर के पूरे वॉल्यूम में आप लिक्विड भरिए, वही बात आ गई। या फिर प्रेशर इंटू एरिया कर दो। और फोर्स एट द टॉप कितना होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, फोर्स एट द टॉप। तो वो इसके ऊपर के लिक्विड का वेट, इसके ऊपर के फ्लूइड का वेट। अब इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर का वेट चाहिए। एटमॉस्फेयर का वेट चाहिए तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया करेंगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। और इनका डिफरेंस
बॉयंसी। जो बेस वाली फोर्स है और ऊपर से जो टॉप साइड की फोर्स है, इनका डिफरेंस ही बॉयंसी है, और वो रो एल जी एच ए, which is again the weight of displaced liquid. प्रोसीड करें एग्जांपल। यस सर। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है। और फ्लोटेशन करने के लिए क्या चाहिए आपको इसमें? अगर इसको फ्लोट करवाना है तो क्या चाहिए? सर उसका वेट भी लगता है ना बॉडी का, अगर उसको बैलेंस कर जाए तो वो कैलकुलेट करने में, हाँ वो कैलकुलेट करने में कौन सी डेंसिटी लगाओगे? वेट का कैलकुलेशन जब करना होगा सर वो उसमें मास सर कैविटी का मटेरियल लगेगा फिर। राइट। तो फ्लोटेशन के लिए जो बॉयंसी है दैट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द मटेरियल इन द बॉडी। तो मटेरियल इन द बॉडी, मटेरियल में कैविटी भी है, कैविटी भी एक मटेरियल ही है। तो अगर कैविटी का वॉल्यूम वीसी मान ले और मटेरियल का वॉल्यूम वीएम मान ले, तो वेट ऑफ मटेरियल इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी इनटू डेंसिटी ऑफ कैविटी, एंड आफ्टर जी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये बॉयंसी और वेट बराबर मिल जाएंगे आपको, तो ये बॉडी फ्लोट कर जाएगी। एलसी या तो ऊपर चली जाएगी या नीचे आ जाएगी। बढ़े आगे और यस यस सर। सर। अगला देखो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बता दे रहा हूँ पूरा, नहीं तो फिर डराने वाले बहुत मिलेंगे। सिलेंडर का जो बेस है वो अब सर्कुलर नहीं है। सिलेंडर का बेस हेमिस्फेरिकल है। अब बताओ ये क्या होगा? हेमिस्फेरिकल बेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। सिलेंडर हेमिस्फेरिकल बेस और अंडर कैविटी। तो उतने ही वॉल्यूम का हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम का लिक्विड और डिस्प्लेस कर देंगे। बताओ क्या आएगा बच्चे? मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं। अब एग्जाम में डेटा प्रोवाइड किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, हो सकता है डायरेक्ट ना दे वो। जेई के पेपर्स में ये सब चीजें डायरेक्ट वाली नहीं है, तो हम आपको सिर्फ ये प्रोवाइड कर दे रहे हैं। देखो आउटसाइड लेंथ h है, टोटल लेंथ इसकी कैपिटल H है, और ये रेडियस r है। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ये पता लगाने के लिए कि बेस पर कितनी फोर्स आएगी। अब आप प्रेशर इनटू एरिया मेथड तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये प्लेन सरफेस तो है नहीं। समझ गए ना? पिछले वाले में तो प्रेशर इनटू एरिया से भी आ जाता है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस था। अभी तो ये कर्व सरफेस है। तो अब इसके लिए सही तरीका कौन सा है ऑब्जेक्टिवली करना चाहोगे तो? वेट ऑफ फ्लूइड ऊपर इसके ऊपर कितना वॉल्यूम लिक्विड में है? वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड बताओ इसके ऊपर का। इसके ऊपर का वहां तक का वॉल्यूम निकालो जो लिक्विड में है। एक सर पाई आर स्क्वायर h माइनस h होगा। पाई आर स्क्वायर इनटू और h सर माइनस एक h प्लस 2/3 2/3 पाई पाई क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक का वॉल्यूम चाहिए होगा आपको, लिक्विड के लेवल तक का वॉल्यूम। लिक्विड की लेवल तक का वॉल्यूम ये चाहिए आपको, और इस पूरे वॉल्यूम में लिक्विड ही मानना है। इस पूरे वॉल्यूम में लिक्विड मानना है। तो दिस और मल्टीप्लाई करेंगे रो ऑफ लिक्विड इनटू जी, एंड प्लस भी करना है, भूलना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एयर है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। खत्म हो जाएगा अब यार। यहाँ तक काफी वेरिएशंस करा दिए आपको फोर्सेस को लेकर के, चाहे जैसा मर्जी आप कंसेप्ट लगा लो। प्लेन सरफेस में प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर निकालने के लिए अप डाउन थ्योरी। लिक्विड्स में अगर कनेक्टिंग पाथ है तो आप डायरेक्टली प्रेशर के फॉर्मूले यूज कर सकते हो अप डाउन थ्योरी लगा करके।
प्लेन सरफेस अगर नहीं है, कर्व सरफेस है जिनके चांसेस कम होते हैं वैसे तो इसका भी तरीका है कि इसके ऊपर के लिक्विड का पूरा वेट कैलकुलेट कर दिया जाए, वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स निकालनी है तो। और एक ना अपने क्लासरूम पैकेज का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के टेस्ट में भी था, क्लासरूम पैकेज में भी है, और कई जगहों पर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तुम्हें, जो कहते हैं कि एक स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और आउटसाइड में सेंटर के लेवल तक एक तरफ ρ1 डेंसिटी का लिक्विड है और एक तरफ सेंटर से ऊपर के लेवल तक ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है, ऐसा कहते हैं अरबी। इधर ρ1 डेंसिटी का लिक्विड है, इधर ρ2 डेंसिटी का लिक्विड है। ये लेवल सेंटर तक है और ये लेवल सेंटर से ऊपर h हाइट तक है, और ये सिलेंडर है ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, और l लेंथ इनसाइड डायरेक्शन में, लेंथ l जो है वो अंदर की तरफ है इसकी। यहाँ तक है, बॉटम तक है। बताइए इक्विलिब्रियम टाइम पर ρ1 और ρ2 का क्या रिलेशन चलेगा? इक्विलिब्रियम के टाइम पर ρ1 ρ2 का रिलेशन, इसमें वो वाला कंसेप्ट लगा दूं, इस कर्व्ड सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे देखोगे आप, बताओ? और इधर वाले कर्व सरफेस का हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे चेक किया जाएगा, बताइए? FH2 और FH1 सो वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? इधर वाले कर्व का वर्टिकल प्लेन पर क्या प्रोजेक्शन आएगी? यहाँ पर प्रोजेक्शन देखो, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, L लेंथ इसके अंदर जा रही है ऐसे, मतलब सर आर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बनेगा तो एक अंदर L लेंथ चली जाएगी, ये सर R मल्टीप्लाइड बाई L, तो क्या बना ये वैल्यू कितनी बनी? RL मल्टीप्लाइड बाय इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फोर्स, सर ρ1 R/2, R/2। हाँ ये फोर्स इधर से आएगा, और इधर का प्रोजेक्टेड एरिया देखो सर H इसमें मल्टीप्लाइड 2R into L हो जाएगा। 2RH। ये H हाइट तक है, 2RH क्यों? H हाइट है, प्रोजेक्शन तो 2R इसकी L। L लेंथ तक जाएगी, H into L। सर H H/2 G H/2, मतलब ये भी H into L एरिया होगा और ρ2 G H/2। H/2 कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिवली। नहीं लगे रहो आप एलिमेंट लेने में और डिफरेंशिएट करने में सब। ठीक है, थोड़ा टाइम स्ट्रेच हो गया, आज के टॉपिक में जो टारगेट था वो तो पूरा हुआ नहीं। पर जितना भी हुआ ये मतलब की चीज हो गई है आपके, मतलब एटलीस्ट फोर्सेस का डर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। बॉयंसी कैसे देखी जाती है, फ्लोटेशन की कंडीशंस कैसे लगानी है। एक टॉपिक जो नहीं डिस्कस हो पाया वो सेंटर ऑफ बॉयंसी का है, कि बॉयंट फोर्स को कहाँ पर दिखाते हैं। सब कुछ सेंटर ऑफ प्रेशर देख लिया आपने, आप सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या चीज है और कहाँ दिखाते हो? कोई बता पाएगा यार, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पर दिखाते हैं, मतलब बॉयंट फोर्स को किस पॉइंट पर दिखाया जाता है? सर पहले की क्लास में हाफ ऑफ सबमर्ज्ड लेंथ, सर हाफ ऑफ सबमर्ज्ड लेंथ। हाफ नहीं होता बच्चे,
जनरलाइज वे में आप क्या बोलते हो कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी, मतलब जिस पॉइंट पर बॉयंट फोर्स को रिप्रेजेंट करोगे, वो सबमर्ज पार्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का सबमर्ज पार्ट है उसमें अगर लिक्विड मान लिया जाए तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना पार्ट बॉडी का लिक्विड में सबमर्ज है उस वॉल्यूम को लिक्विड का वॉल्यूम मान लिया जाए, सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड को लिक्विड मान लिया जाए और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली जाए, तो उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। यस। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ submerged part of the object if it is filled by the liquid। ये आप एक बार देख लेना क्लास 11th में, उसमें इसके ऊपर बहुत हाईलाइट किया हुआ है ना। और एक कंसेप्ट और याद दिला दें जो रिवाइज करना चाहिए आपको अपने आप क्लास 11th के नोट से, कंडीशंस ऑफ स्टेबल फ्लोटेशन। उसमें ये कहा गया था कि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से ऊपर होना चाहिए। तो ये दोनों आप क्लास 11 से एक बार देख करके ना रिवीजन कंप्लीट कर लेना इसका पूरा, क्लास 11 से। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे सरफेस टेंशन की फोर्स में। ठीक है जी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू, अच्छा बाय।